गोवा का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में बीचेस, पार्टीज और चर्चेज आते हैं, लेकिन आज भी गोवा के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो बहुत पुराने रहस्य अपने आप में संभाले बैठे हैं। ये ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में बाहर के लोग बहुत कम जानते हैं। आज का जो रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो किसी भूत का नहीं है, किसी चुड़ैल का नहीं है, बल्कि एक गांव के ऐसे रक्षक का है जिनको लोग पूजते भी हैं, लेकिन साथ ही इन रक्षक से लोग डरते भी हैं। इन रक्षक को माना जाता है रखनो। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें। अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज के इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया ऋतुज नाम के एक इंसान ने। ऋतुज ने बताया कि अपने बचपन में 2015 की ये बात है जब ऋतुज की उम्र 11 से 12 साल थी। उन्होंने बताया इस दौरान वो अपनी दादी माँ के घर गोवा के सेलसेट में जाया करते थे, जहाँ पे वो अक्सर अपनी छुट्टियां बिताते थे। उसके पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग थे, जिसके चलते वो ज्यादा अपने वापस गांव नहीं जा सकते थे। वो सिर्फ ऋतुज को छोड़ जाते थे और वो वहां पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर काफी दिनों तक रहा करता था। इसके अलावा ऋतुज ने कुछ और भी बताया। उसने बताया कि जिस गांव में वो जाता था उस गांव में बहुत सारे लोग नहीं थे जो उसकी एज के थे। इनफैक्ट बहुत फ्रेंड्स भी नहीं थे जो उसकी तरह की मेंटालिटी के हों या फिर उसके साथ खेलने में इंटरेस्टेड हों। उसकी ज़्यादा दोस्ती नहीं थी वहाँ के लोगों से। लेकिन एक शख्स था जो ऋतुज से काफ़ी बड़ा था। उम्र उसकी 35 से 36 साल थी। इस शख्स का नाम था विजय। ये जो विजय नाम का इंसान था ये अक्सर ऋतुज के घर आया जाया करता था। बहुत अच्छी बातचीत थी और ऋतुज के साथ वो एक दोस्त की तरह ही बिहेव करता था। जब भी ऋतुज जाता तो शाम को अक्सर उसी के साथ घूमने जाया करता था। एक जगह थी, ऋतुज ने बताया, इस जगह पे वो बहुत फ्रीक्वेंटली जाते थे, बहुत ज़्यादा जाते थे। ये गांव से थोड़ा ऊपर जाके जंगल जैसे एरिया में एक स्पेस था और वहाँ पे अक्सर वो शाम को जाते थे। उसने बताया इस जगह को गाँव का पुराना और धार्मिक स्थल माना जाता था। उस जगह पे अक्सर जब भी ऋतुज जाता तो वो पूजा किया करते थे। पूजा के नाम पे वो एक दिया जलाते। लेकिन एक बात और भी अजीब थी। ये बात ये थी कि उस जगह पे कोई मंदिर नहीं था, कोई झंडे नहीं थे, कोई भी घंटियों की आवाज नहीं थी या फिर बहुत ज्यादा लोग नहीं दिखते थे। कुछ गिने चुने चुनिंदा लोग ही शाम के समय वहां आया करते थे, लेकिन आते जरूर थे। ये जो जगह थी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बरगद का पेड़ था जो बहुत पुराना था और बहुत ही ज्यादा बड़ा था। इसके अलावा ऋतुज ने बताया इस बरगद के पेड़ के नीचे एक गुफा जैसा स्पेस भी था। ऐसा लगता था कि उसके नीचे की मिट्टी खोखली होती जा रही है और धीरे धीरे वो एक गुफा की तरह बनती जा रही थी। और भी कुछ चीजें थी। वहां पे अक्सर बहुत सारे दिए दिखते थे इसी पेड़ के इर्द गिर्द। और दूसरी बात यह भी थी कि इसी पेड़ की जो जड़ें थी उससे होता हुआ काला रंग जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोगों ने दिया जलाया है और उसी के थ्रू बहुत सारा तेल है जो यहाँ पे रचता रहता है और उसी के चलते ये जड़ जो थी ये काली हो चुकी थी। ऋतुज ने बताया अक्सर वो वहां पे जाते थे, नॉर्मल पूजा करते थे, लेकिन एक स्पेसिफिक दिन होता था, बुधवार का दिन, वेंसडे का दिन। इस दिन जब भी वो जाते तो अक्सर वो अपने साथ दिए के अलावा कुछ और चीजें भी लेके जाते थे, जैसे शराब की एक बोतल, हस्क से बनी हुई रोटी और उसके ऊपर थोड़ा सा मांस। ये जो ऑफरिंग होती थी ये अपनी तरफ से वो अक्सर इस बरगद के पेड़ को दिया करते थे। उसने बहुत बार विजय से पूछा भी कि आखिरकार हम ये ऑफर किसको करते हैं। यहाँ पे ना कोई मंदिर है, ना कोई घंटियां, ना कोई अगरबत्ती, ना कुछ, सिर्फ लोग दिया जलाते हैं। आखिरकार ये हम ऑफर करते किसको हैं। दूसरी तरफ से विजय ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना बताया कि हम ऑफर करते हैं रखनो को। अब ऋतुज ने बताया वो उम्र में काफी छोटा था, विजय के साथ अक्सर घूमता था, लेकिन इतना फ्रैंक नहीं था कि बहुत सारी चीजें उससे पूछ पाए, ना वो ज्यादा बात भी करता था। इसी के चलते उसने प्लान किया कि जब वो अपनी दादी के पास पहुंचेगा तो दादी से एक्सप्लेनेशन लेगा कि आखिरकार ये रखनो है कौन और आखिरकार क्यों हम उनकी पूजा करने वहां पे जाते हैं। ऋतुज की जो दादी थी वही अक्सर ऋतुज को भेजा करती थी और इस सब के लिए एक पुराना इंसिडेंट था जो जिम्मेदार था, या फिर ये कहें कि जिसकी वजह से उनको विश्वास हुआ था रखनो पे, और वो अक्सर इस पेड़ के नीचे ऋतुज को भेजा करते थे। उसकी माँ से रिलेटेड एक इंसिडेंट था जो अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बताने भी वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको ये इंसिडेंट बताऊं या फिर ऋतुज ने अपनी दादी से पूछा तो उसको क्या बताया, ये चीजें बताऊं। एक और चीज है जो ऋतुज ने हमारे साथ शेयर की जो थोड़ी सी आपको शायद शेडी लग सकती है।
क्योंकि मंदिर में अक्सर इस तरह की चीजें नहीं होती। उसने बताया जो भी ऑफरिंग होती थी अक्सर जो विजय था वो ऋतुज के हाथों से ही रखवाया करता था, और उसी जगह पे जो इस पेड़ के नीचे खोखला हिस्सा था जहां पे गुफा बनती जा रही थी, जैसे ही वो ये सामान रखते थे दूसरी तरफ विजय घूमता और चुपचाप से वापस अपने घर की तरफ चला जाता। इस पूरे रास्ते में वो ऋतुज से बिल्कुल भी बातचीत नहीं किया करता था, और अगर ऋतुज भी कुछ बोलने लगे तो वो उंगली दिखा के उसको भी चुप करवा देता था। इनफैक्ट वो आते हुए ही उसको बता भी देता था कि बात करने की कोशिश करना भी मत। ऋतुज ने बताया क्योंकि वो कभी कभार भूल जाता था तो मुंह खुलने ही वाला होता था, लेकिन जैसे ही विजय को पता लगता वो उसको चुप करवा देता। खैर इसके बाद ऋतुज ने बताया घर पहुंचने के बाद उसने अपनी दादी से पूछा कि आखिरकार ये रखनो है कौन। दादी ने कहा वो कोई रखनो नहीं, हमारा रखनो है। अब रखनो का क्या मतलब था वो भी दादी उसको एक्सप्लेन करती हैं। दादी कहती हैं कि हमारे लोकल एरिया में ये एक देवता है रखनो, जिनको ऐसा माना जाता है रक्षक के नाम से। ये कहा जाता है कि ये जो रखनो है ये हमारे गांव की रक्षा करते हैं, ये हमारे वनों की रक्षा करते हैं, और जो एटमॉस्फेयर है इसको हेल्दी रखते हैं। हमारी फसलें सब कुछ ही इनसे रिलेटेड है, और अगर ये खुश रहते हैं तो सब अच्छा ही होता है। हमें इनकी पूजा हमेशा करते रहना चाहिए। लेकिन साथ ही लोग उनसे डरते भी थे, क्योंकि माना जाता था कि कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसी भयानक चीजें हुई थी जिसके चलते उनको ये डर भी बना हुआ था। लेकिन रखनो उनको बिना वजह परेशान नहीं करते थे। जो लोग कुछ गलतियां करते थे उनके साथ ही अक्सर ये चीजें हुआ करती थी। अब ये क्या गलतियां थी ये भी दादी ने ऋतुज को बताया। दादी ने बताया कि अक्सर कुछ लोग होते हैं जो नशे में जंगल में जाते हैं, रखनो का जो रास्ता होता है उसको ब्लॉक करते हैं या फिर शिकार करने जाते हैं। उनको अक्सर रखनो परेशान करते हैं। साथ ही कुछ और चीजें जैसे जो उनके सेक्रेड प्लेसेस होते हैं जंगल के अंदर ही, कोई मंदिर हो गया, इस तरह का पुराना पेड़ हो गया जिसकी अक्सर लोग पूजा करते हैं। अगर उन पे कोई गंद मचाता है, अगर उन जगहों से छेड़छाड़ करता है तो रखनो उनको परेशान करते हैं। और इसके अलावा कुछ और चीजें थी जैसे कि कोई इनह्यूमन जो कि इंसानियत भरा काम ना करे उनके जंगल में जहां पे रखनो की पूजा की जाती है, उन लोगों को अक्सर रखनो परेशान करते हैं। लेकिन रखनो परेशान करने के लिए करते क्या हैं? वो किसी पे भूत प्रेत हावी नहीं करते, किसी को जान से खत्म नहीं करते, बल्कि उसको तड़पाते हैं, परेशान करते हैं, ये बताने के लिए कि जो उसने किया है गलत किया है और उसके बाद से ना करे। ऐसा माना जाता था उनके गांव में कि जिन पे रखनो भड़क जाते हैं अक्सर वो इंसान जो होता है वो एक लूप में फंस जाता है। मतलब अगर वो घर से बाहर निकलेगा तो घूमता ही रहेगा बार बार एक ही जगह, कभी भी उसको घर पहुंचना नसीब ही नहीं होगा जब तक वो माफी नहीं मांगेगा। इसके अलावा कुछ और चीजें जैसे जब भी वो इंसान अपने घर से बाहर निकलेगा वो झाड़ियों की तरफ भागेगा, पेड़ों के नीचे भागेगा और जमीन पे ही लेट जाएगा, मिट्टी खोद के उसी मिट्टी के अंदर ही। इसके अलावा ऐसा भी कुछ लोगों ने माना कि उनको चांटे लगते थे अक्सर, मतलब बाहर घूमते समय कोई अदृश्य चीज जो उनको चांटे मारती है और जिस वजह से बहुत सारे लोग बेहोश हो जाते हैं या फिर पैरालाइज भी हो जाते हैं। उन्होंने बताया अगर रखनो किसी पे हावी हो जाए तो वो हमेशा के लिए उनको परेशान नहीं करते, बल्कि अगर पता चल जाए तो रखनो के पास जाके उनको यही गिविंग्स दें, ये जो भी ऋतु चढ़ाया करता था। वहां पे हंस की रोटी, शराब की बोतल और साथ में मांस, और साथ ही वहां पे उनसे माफी मांगे। इसके बाद रखनो माफ भी कर देते हैं। और ये कोई कहीं सुनाई बातें नहीं थी। ऋतुज ने बताया उसकी दादी ने एक इंसिडेंट शेयर भी किया जो कि उसके माँ के साथ हुआ था, जिसकी वजह से उनकी श्रद्धा रखनो में और भी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन सवाल ये था कि आखिरकार रखनो दिखते कैसे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि उन्होंने रखनो को महसूस किया है, लेकिन वहीं बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि उनको एक अजीब सी चीज दिखी अपने ही गांव में, जो कि उनका मानना है कि शायद रखनो ही थी। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपीयरेंस रखनो की बताई। कुछ लोगों की एक्सप्लेनेशन ये थी कि ये जो रखनो है ये बहुत लंबे हैं, बहुत ही ज्यादा लंबे, और साथ ही ये अपने साथ एक डंडा रखते हैं और एक कंबल उनके कंधे पे रहता है। वो इतने लंबे होते हैं कि नॉर्मल इंसान उनका चेहरा देख नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना था कि ये जो रखनो है ये अक्सर घोड़े पे दिखते हैं। घोड़े पे एक तलवार लिए हुए इंसान, जो कि इंसान नहीं देवता ही लगता है, वो रखनो होते हैं और उनके साथ अक्सर बहुत सारी फौज या फिर उनकी बारात चलती है, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन प्रॉपर अपीयरेंस किसी को पता नहीं थी इस इंसिडेंट से पहले तक किस तरह की उनकी हो सकती है। लेकिन एक और बात थी जो उनके गांव में बहुत फेमस थी और सब लोग इसको मानते थे, और शायद विजय भी इसीलिए ऋतुज को हमेशा यही कहता था कि ये ऑफरिंग देने के बाद पीछे मुड़ के वापस मत देखना। लोगों की मान्यता है कि ये जो रखनो होते हैं
अगर इनकी आंखों में कोई इंसान देख लेता है तो वो उनकी एनर्जी सहन नहीं कर सकता, या तो वो पागल हो जाता है या फिर उस इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन रखनो है, ऋतुज की दादी हमेशा मानती थी उनकी माँ के साथ हुए इस इंसिडेंट के चलते, जो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऋतुज की दादी ने बताया कि जो उनकी माँ का घर था उनके बचपन में, वो भी उनके घर से थोड़ी ही दूरी पे था, मतलब सेम ही गांव से ये बिलोंग करते थे। अब उनके साथ बचपन में क्या होता है, बचपन की बात है जब वो अपनी एक सहेली के साथ गांव के पास की ही एक नदी में चले जाते हैं। नदी का पानी एकदम साफ और उसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर। बचपन था उनका, छोटी ही उम्र थी, शायद उतनी ही उम्र जितनी उस समय ऋतुज की रही होगी। उन्होंने बताया स्कूल के बाद अक्सर वो निकल जाया करते थे अपने दोस्तों के साथ खेलने, और उसके बाद अंधेरा होने से पहले वापस भी आ जाते थे। ये जो नदी थी ये गांव से थोड़ी दूरी पे थी, वहां पे बच्चे कम ही जाया करते थे। लेकिन उस शाम ऋतुज की माँ और उनकी सहेली इसी नदी के बीचों बीच पहुंची और साथ ही शाम हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे वो वहां से रंग बिरंगे पत्थर और कंकड़ इकट्ठे करने शुरू कर देती हैं। बचपन था उनका, पत्थर इकट्ठे करते करते उनको पता भी नहीं चला कि शाम ढलने कब शुरू हो गई थी। और जैसे ही सूरज डूबता है, आपको पता ही होगा, कुछ ही मिनटों में अंधेरा होना शुरू हो जाता है। उनको पता भी नहीं चला कि कब एकदम से अंधेरा हो गया। उनको होश ही तब आया जब अंधेरा होना शुरू हो गया था। अब इसके बाद दोनों बहुत बुरी तरह से डर जाती हैं, अपने घर वापस जाने के लिए निकलने लगती हैं। दिल की धड़कनें तेज, लेकिन इतने में ही उनको पीछे से एक मर्द की भारी और मोटी आवाज सुनाई देती है। यह आवाज कुछ इस तरह की थी कि तुम दोनों इस समय यहाँ क्या कर रही हो। ये सुनते ही ऋतुज की जो माँ थी वो भी डरती हैं, उनकी सहेली भी डरती हैं, लेकिन ये आवाज उनको कुछ चीजें और एक्सप्लेन करती है। वो कहती है कि इस समय तुम्हें यहाँ खेलने नहीं आना चाहिए, बेहतर होगा तुम अभी अपने घर चली जाओ और पीछे मुड़ के बिल्कुल भी मत देखना। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने चलूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही चलूंगा। बेहतर होगा तुम आगे आगे बिना पीछे मुड़े चलती रहो। अब ऋतुज को उसकी दादी ने यह बताया कि इसके बाद उनकी माँ ने और उनकी सहेली ने वापस अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो अपने घरों की तरफ चल रहे थे, वैसे वैसे उनके पीछे ऐसा लग रहा था कोई इंसान है जिसने चमड़ी के जूते पहने हुए हैं, एक भारी सोल है और उसकी आवाज आ रही थी, टक टक, इस तरह की आवाज। और साथ ही ऐसा लग रहा था कि इस इंसान ने शायद एक डंडा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, जिसका सहारा लेके वो उनके पीछे पीछे चल रहा है। अब यहाँ से लोगों को ये लगना शुरू हुआ कि उनकी जो अपीयरेंस है वो वही अपीयरेंस है जो पहली वाली अपीयरेंस है, मतलब कि एक लंबा इंसान जो अपने कंधे पे एक कंबल रखता है, साथ ही उनके पास एक स्टिक होती है। ये जो स्टिक की आवाज थी ये वही कुछ बता रही थी। लेकिन ऋतुज की माँ को ये नहीं समझ आया था कि जो शख्स पीछे है वो पीछे मुड़ के देखने के लिए मना क्यों कर रहा है। वो बच्चियां थी, अंधेरे से डरी थी, ये आवाज भी मोटी थी, उसने भी डरा दिया था। इसी के चलते उन्होंने भरोसा किया और चुपचाप से वो अपने घरों की तरफ चलती रही। थोड़ा सफर तय करने के बाद उनको ये आवाज लगातार ही आई जा रही थी। ऋतुज की माँ ने ये एक्सप्लेन किया कि बीच बीच में उनके दिमाग में या फिर उनकी सहेली के दिमाग में आए कि वो पीछे मुड़ के देखें, और जैसे ही उनके दिमाग में ये चीजें आए वो पीछे मुड़ के देखने लगे। उससे पहले ही पीछे वाला जो भी इंसान था, आत्मा थी या फिर जो भी देवता थे, वो समझ जाते थे कि ये पीछे मुड़ के देखने वाली हैं और वो उनको वॉर्न कर देते, मैंने कहा ना पीछे मुड़ के मत देखना। ये जो चीजें थी ये उनको यकीन दिला रही थी कि पीछे कोई इंसान नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है उनकी मदद भी कर रहा है। अब वो पहुंचती हैं अपने अपने घरों के पास। ऋतुज की माँ की जो सहेली थी उनका घर पहले आता है, वो अपने घर में जाती है और ऋतुज की माँ धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलती रहती है। उन्होंने अपनी दोस्त को बाय तक नहीं बोला था। जैसे ही वो इस घर को क्रॉस करके निकलती है, ये आवाज उनको अभी भी पीछे से आती रहती है कि मैंने कहा ना पीछे मुड़ के मत देखना, चलती रहो और वापस शाम के समय इस नदी के किनारे मत आना। ऋतुज की माँ वापस अपने घर की तरफ जाती रहती है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पे पहुंचती है, अचानक से वो बेहोश हो जाती है। घर वाले बाहर निकलते हैं उसको देखने के लिए, परेशान थे, इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे वो बाहर निकलते हैं वो थोड़ी ही देर में उनको होश में लाते हैं। पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि कोई पावर थी जो उनको छोड़ने आई वहां तक, लेकिन दरवाजे पे पहुंचते वो बेहोश। घर वाले बाहर आए तो उनको कुछ नहीं दिखा। अब यहां से उनको बिलीफ हो गया था कि ये जो भी चीज उनको छोड़ने आई थी वो कोई इंसान नहीं था, शायद उनके रखनों थे, मतलब वही हमारे रखनों। ये तो था वो इंसिडेंट जिसकी वजह से लोगों को रखनों पे यकीन हुआ था। लेकिन ऋतुज ने बताया उन्हीं के अपीयरेंस में उनके सामने ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से रखनों का डर भी लोगों के दिमाग में जायज था। ऋतुज ने बताया जिस दौरान वो छुट्टियां काटने जाते थे, लगभग एक महीना वो अपनी दादी के घर ही रहते थे।
वो और विजय अक्सर इसी पेड़ के पास जाते, उनको ऑफरिंग्स देते, उनको वहां पे दिया जलाते और वापस आ जाते। इसके अलावा जो विजय थे उनका एक दोस्त था, दोस्त का नाम राजेश। राजेश जो था उसकी फैमिली में कोई अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं था। राजेश बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता था। उम्र उसकी भी वही रही होगी 35 से 36 साल। इसके अलावा उसकी पत्नी उसी शराब की वजह से उसको छोड़ के चली गई थी और साथ ही उसकी जो माँ थी वो भी अक्सर बीमार रहती थी। पिता तो इस दुनिया में थे ही नहीं। लेकिन राजेश में जो बुरी आदतें थी उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। लेकिन उसका मानना ये था कि ये सब कुछ भगवान का किया है, भगवान उसको सुखी नहीं देखना चाहते और इसी के चलते वो भगवान में मानता भी नहीं था। जब भी मौका मिलता भगवान को गाली निकालना, भगवान को बुरे शब्द कहना, ये चीजें अक्सर वो किया करता था। लेकिन जब भी वो अकेला होता वो रोया भी करता था और ज्यादातर समय वो विजय के साथ बिताता। विजय भी उसको अपने साथ रखता, ये कहते हुए कि ये बेचारा अकेला है, इसका कोई दोस्त नहीं है, बीवी छोड़ के चली गई है और पीछे ख्याल रखने के लिए कोई तो चाहिए। खैर ये सब कुछ होता रहता था। ऋतुज ने बताया उसकी छुट्टियां खत्म होने वाली थी। जो लास्ट वेंसडे आया था उसी वेंसडे के दिन वो यही ऑफरिंग करने उसी पेड़ की तरफ जा रहे थे कि अचानक से राजेश भी उनको रास्ते में मिलता है। वो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब विजय ने बताया कि तू इन चीजों पे विश्वास तो करता नहीं है, वहां पे जाके करेगा क्या? लेकिन राजेश मानता नहीं है। वो कहता है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ ही चल पड़ूंगा, बातें हो जाएंगी, मेरा टाइम पास हो जाएगा। विजय ने भी इन बातों पे अग्री कर लिया। राजेश, ऋतुज और विजय इसी पेड़ के पास पहुंचते हैं जहां पे वो अपनी ऑफरिंग्स रखते हैं और उसके बाद दिया जलाना शुरू करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राजेश का वही हाल, वो गालियां निकालना शुरू कर देता है, अपशब्द बोलना शुरू कर देता है इसी पेड़ को। विजय ने समझाया कि तुझे ये नहीं करना चाहिए, रखनों के बारे में तो जानता ही है। लेकिन उसमें कोई भी बदलाव नहीं था। विजय फटाफट से ऋतुज को कहता है कि जल्दी से पूजा खत्म करो, हम यहाँ से निकलते हैं, बेहतर होगा यही उसके लिए, नहीं तो रखनों कहीं ना कहीं राजेश को हार्म भी कर सकते हैं। यही वो करना शुरू करते हैं कि इतने में ही जो राजेश था वो उनके आगे से गायब हो जाता है। वो दिया जला के उसको ढूंढने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक से पेड़ के पीछे से उनको आवाज सी आती है। वो घूम के जाते हैं तो जो राजेश था वो इसी पेड़ के पीछे, इसी पेड़ के ऊपर यूरिनेट कर रहा था। अब ये जो चीज थी ये ऋतुज को भी खराब लगी, विजय को भी खराब लगी। विजय ने उसको धक्का दिया, गालियां निकाली और बहुत सारी गालियां निकालने के बाद वो उसको धक्का देके वहीं से वापस चले जाते हैं। अब उनके साथ वहां से राजेश आया नहीं था, वो वहीं से जंगल के अंदर चला जाता है थोड़ी देर रेस्ट करने या फिर किसी इंसान को ढूंढने जिसके साथ वो शराब पी सके। यहाँ से जो विजय और ऋतुज थे वो वापस अपने घरों में आ जाते हैं। ऋतुज ने संडे वाले दिन वापस निकलना था। खैर अब वेंसडे बीतता है, थर्सडे बीतता है और आ जाता है फ्राइडे का दिन। फ्राइडे के दिन जो राजेश की माँ थी वो ऋतुज को फोन करना शुरू कर देती है, बार बार एक ही चीज बताना शुरू कर देती है कि उसका जो बेटा है 2 दिन से वापस अपने घर नहीं आया। अब यहाँ पे चीजें इस तरह से थी कि जो राजेश था वो अक्सर घर से बाहर रहता था एक दिन, लेकिन मैक्सिमम 1 दिन, 2 दिन के लिए वो अपने घर से बाहर ऐसे नहीं रहा था। और अगर बाहर होता भी था तो मार्केट में किसी ना किसी ने देखा होता। राजेश की माँ जिससे भी पूछती हर इंसान मना करता कि उन्होंने राजेश को देखा ही नहीं। तो आखिरकार ये राजेश गया कहाँ था? विजय को राजेश की माँ ये सारी चीजें बताती है। विजय को भी थोड़ा सा डर लगना शुरू होता है कि आखिरकार 2 दिन से वो गया तो गया कहाँ। उसको सारी जगहें पता थी कि राजेश अक्सर ज्यादा कहाँ था, इसी के चलते वो हर उस जगह पे विजिट करता है। शाम हो जाती है लेकिन अभी भी राजेश का कोई पता नहीं था। उन्हीं के गांव में एक पुलिस ऑफिशियल भी था, उसके पास वो जाते हैं, कंप्लेंट करवाते हैं, बताते हैं कि इस तरह की चीज है। वो भी यही कहता है कि राजेश अक्सर शराब पी के यहाँ वहाँ पड़ा रहता है, हो सकता है यहीं आसपास ही हो, FIR क्यों ही दर्ज करवानी। इनफैक्ट वो भी उनकी हेल्प करना शुरू कर देता है। लेकिन फ्राइडे वाले दिन भी कुछ भी नहीं होता। अब दिन आता है सैटरडे का। सैटरडे मॉर्निंग में ही विजय के दिमाग में एक चीज आती है जो ना ऋतुज के दिमाग में आई थी और ना ही ऋतुज की दादी के दिमाग में आई थी। विजय के दिमाग में आता है कि उसने रखनों के उसी पेड़ के ऊपर पेशाब किया था और हो सकता है कहीं ना कहीं यही वो चीज हो जिसने उस पर इम्पैक्ट डाला हो, उसी वजह से शायद वो गायब भी हो। इसी के चलते बिना देरी किए विजय राजेश की माँ के पास पहुंचता है, उनको सब कुछ बताता है कि इस तरह की चीजें हैं, हो सकता है उसी वजह से राजेश गायब हो। यहाँ से राजेश की माँ बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देती है क्योंकि वो समझ गए थे कि कहीं ना कहीं बेटे ने गलती की है और शायद रखनों ने उनके बेटे को खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। जैसे ही उनको पता चलता है सैटरडे सुबह ही वो निकल जाती हैं उसी पेड़ के पास। वहां पे उनको ऑफरिंग देती हैं, पूजा करती हैं और नाक रगड़ रगड़ के अपने बेटे की तरफ से माफी मांगना शुरू कर देती हैं। किसी को समझ ना आए कि राजेश आखिरकार है तो है कहाँ। जो पुलिस ऑफिशियल था वो भी यही कहता है
कि आज शाम तक राजेश को ढूंढेंगे, अगर मिलता है तो अच्छा है, नहीं तो कल सुबह पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग रिपोर्ट लिख के कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब ये सब कुछ होता है और उसके बाद राजेश की माँ दोपहर तक वापस घर आ जाती है, उसी तरह से रोते हुए। ऋतुज की दादी भी उन्हीं के घर पे थी, उनको सांत्वना दे रही थी। दूसरी तरफ शाम के समय उसी तरह से लोग इकट्ठे हो गए, जो भी उनके गांव के थे यंगस्टर, लड़के वो निकलते हैं फिर से राजेश को ढूंढने। उन्होंने हर वो जगह देख ली थी जहां पे राजेश हो सकता था। जंगल में वो उतना डीपली भी गए थे जहां पे वो जा सकते थे, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी। उनका मानना ये था कि जहां तक वो अभी तक पहुंचे हैं वहां तक एक बार फिर से जाएंगे। और भी लोग इकट्ठे किए ताकि वो अलग अलग डायरेक्शन से जाएं और पता लगे कि कहीं कोई जगह ऐसी तो नहीं है जो उनसे छूट गई है। लेकिन उस दिन कुछ शॉकिंग हुआ। जैसे ही वो ढूंढने राजेश के लिए निकले ही थे, थोड़ी ही दूर पहुंचने के बाद जंगल में एंट्री करने से पहले उनको राजेश बाहर निकलता हुआ दिखता है। अब ये शायद जो उसकी मां ने माफी मांगी थी रखनों से, उसकी वजह से हुआ था। राजेश बाहर आता है, लेकिन राजेश वो राजेश नहीं था जो 4 दिन पहले तक वो हुआ करता था। मतलब कि वो एकदम सूख चुका था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जितना हेल्दी वो इंसान था 5 दिन में इतना वीक हो सकता है। उसके मुंह पे मिट्टी लगी थी, कपड़ों पे मिट्टी लगी थी और उसके पैरों के चप्पल जूते जो भी उसने पहने थे कुछ भी नहीं था। इसके अलावा उसके मुंह के अंदर दांतों में पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े फंसे हुए थे। ऐसा लग रहा था इतने समय से वो शायद पत्ते खा खा के ही सरवाइव कर रहा है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। जैसे ही वो इस जंगल से बाहर निकला, उसने अपने लोग देखे, वो हंसने लगा, लेकिन हंसने से पहले वो बेहोश हो गया। अब उसको उठाया जाता है, घर पहुंचाया जाता है, नहलाया धुलाया जाता है। होश में आने के बाद उसको खाना खिलाया जाता है। जब वो अपनी सेंसेस में आता है तो उसको पूछा जाता है कि आखिरकार वो इतने समय से था कहाँ। आगे से जो भी चीजें राजेश ने एक्सप्लेन की, हर इंसान का खून जमा देने वाली थी। राजेश ने उनको एक्सप्लेन करना शुरू किया कि जब विजय और ऋतुज वहां से निकल गए थे, राजेश जंगल के अंदर की तरफ गया कि थोड़ी देर वो बैठेगा और उसके बाद बाहर आ जाएगा। अब वो बचपन से वहां पे रहा था, उसको हर एक गली हर एक रास्ता याद था। वैसा वो करता है। उसने नशा कोई नहीं किया था। जंगल के अंदर थोड़ी देर बैठता है, अपनी सेंसेस में नॉर्मल होने के बाद घर की तरफ वापस आना शुरू करता है। लेकिन उसने बताया उसका ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। जैसे ही वो एग्जिट की तरफ पहुंचे, घूम के वापस से वहीं पहुंच जा रहा था। और पिछले 3 से 4 दिनों से राजेश के साथ लगातार यही हुए जा रहा था। अब ये जो चीज थी ये सबके लिए बहुत शॉकिंग थी। लोगों ने सुना था लेकिन महसूस करते किसी इंसान को पहली बार देखा था। दूसरी तरफ राजेश का जो मुंह था उसका रंग भी बहुत बदल गया था। ऐसा एकदम अजीब सा पेल और रेड कलर का लग रहा था। जब उससे पूछा गया इसका कारण तो उसने बताया कि अक्सर उसको बीच बीच में चांटे भी पड़ते थे। ऐसा लगता था झाड़ियां उसको पकड़ के खींच ले रही हैं अपनी तरफ और उसी वजह से वो वहीं पे गिरा रहता। जब उसको होश आता घर की तरफ चलना शुरू करता, लेकिन फिर से घूम के वहीं पहुंच जाता। अब जैसा मैंने आपको बताया, लोगों ने अपने बुजुर्गों से इस बारे में सुना था लेकिन महसूस नहीं किया था। इस जनरेशन में 2015 में पहली बार उन्होंने इस तरह का सिनेरियो देखा था जो कि राजेश के साथ हुआ था। खैर, अब इसके बाद राजेश को वापस घर लेके जाते हैं। अंधेरा होने लग पड़ा था, इसी के चलते ये कहा जाता है कि इसको घर पे रखा जाएगा। कुछ लोग यंगस्टर्स और भी रहेंगे उसके घर पे ताकि उसके साथ कुछ रात को गलत ना हो। और उसके बाद कल खुद ब सुबह जाएगा, उस पेड़ से माफी मांगेगा, जो ऑफरिंग्स वो चढ़ाते थे वो चढ़ाएगा, जैसे वही हस्क की रोटी, उसके अलावा शराब की बोतल और कुछ मांस। वैसा ही होता है। शाम को सब उसके घर पे इकट्ठा होते हैं, वहां पे थोड़ी देर बातें करते हैं, मूड नॉर्मल किया जाता है, जिसके बाद सब सो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और ज्यादातर जो थे वो राजेश के दोस्त ही थे। इसी के चलते सब लोग बाहर ही अपना बिस्तर लगाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में जब सब सो गए थे, लोगों को झाड़ियों से आवाजें आनी शुरू होती हैं। इंसान की चीख, जो कि काफी हद तक राजेश की आवाज थी, चांटे लगने की आवाज आ रही थी और झाड़ियों के हिलने की आवाज आ रही थी। इस आवाज से जब ये जो भी यंगस्टर्स वहां पे सोए हुए थे उठते हैं तो देखते हैं राजेश अपने बिस्तर पे नहीं था। भागते हुए उसकी तरफ जाते हैं तो देखते हैं वो झाड़ियों में पड़ा है और तड़प रहा है, जैसे उसको कोई परेशान कर रहा है। झाड़ियां हटाई जाती हैं, उसको खींच के वापस लेके आया जाता है। लेकिन जैसे उसको बिस्तर पे बैठाते हैं फिर से सब कुछ वैसा ही होता है। मतलब कि ऐसा लगता है जैसे उसको खींच के कोई उन झाड़ियों की तरफ लेके गया है और वो फिर से उन झाड़ियों में गिर जाता है। ये जो लूप था ये बार बार चल रहा था। उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। इनफैक्ट ऋतुज ने बताया एक मोमेंट पे जो भी गांव वाले यंगस्टर्स थे वहां पे, उन्होंने रस्सियों से राजेश को उसी के बिस्तर से बांध दिया था। जिसके बाद थोड़ी देर कुछ नहीं होता है। वक्त बीतने के साथ सबको नींद आनी शुरू होती है और वही लूप शुरू होता है। जैसे ही सबको नींद आती है सब सो जाते हैं
उसके बाद फिर से झाड़ियों से आवाज़, इंसान की चीखने की आवाज़। जैसे ही सबकी नींद खुलती है, रस्सियां खुली हुई और वहां पे राजेश था ही नहीं। अब वो समझ गई थी कि वो कुछ भी कर ले, अपने देवता के श्राप से वो जूझ नहीं सकते। इसी के चलते वो उठे रहते हैं, राजेश को पकड़े रहते हैं, सुबह होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही सूरज निकलना शुरू होता है, ये जो ऑफरिंग थी ये प्रिपेयर करनी शुरू की जाती हैं। कुछ लोग थे और गांव के ही एक पंडित थे। ऐसा माना जाता था कि ये जो पंडित हैं यही रखनों की पूजा करते हैं, इन्हीं में रखनों प्रवेश भी करते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, बहुत एक्सट्रीम चीज़ें हो जाएं तो। उनको बुलाया जाता है, ये ऑफरिंग्स प्रिपेयर की जाती हैं और जिसके बाद वापस उसी जंगल की तरफ जाया जाता है। ऋतुज ने बताया अक्सर वो पूजा करने जाते थे। शाम के समय इस जंगल में लोग बहुत कम होते थे, ना के बराबर, मतलब दो चार ऐसे ही लोग रहते थे। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ उसके अगले ही दिन, जब सुबह राजेश को ये ऑफरिंग्स के साथ पंडित के साथ वहां पे लेके गए थे, ऐसा लग रहा था इस जंगल के अंदर मेला लगा हुआ है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। वो सब वहां पे पहुंचते हैं। ये जो ऑफरिंग्स थी ये उस पंडित के द्वारा कुछ मंत्र पढ़ के इसी पेड़ को चढ़ाई जाती हैं, उसी गुफा के अंदर रखी जाती हैं जो पेड़ की जड़ों के अंदर बनने शुरू हो गई थी। राजेश समझ गया था कि जो भी चीजें हैं रखनों की वजह से हो रही हैं, जो कुछ भी उसने गलत किया है। वो माफी मांगना शुरू करता है। थोड़ी ही देर में ऐसा लगता है वो पजेस हो गया है और अपने आप को उस पेड़ से टकराना शुरू कर देता है, कभी अपने कंधे, कभी अपनी चेस्ट, तो कभी अपना सर। उसके दोस्त उसकी तरफ भागना शुरू करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। पंडित उनको रोक लेते हैं, कहते हैं कि ये रखनों के दिए हुए जख्म है, ये इसके लिए जरूरी हैं ताकि आगे से इस तरह की कोई गलती ना करे। थोड़ी देर वो रुके रहते हैं। राजेश ये सब कुछ करता है और थोड़ी ही देर में उसके बाद बेहोश हो जाता है। जैसे ही राजेश बेहोश होता है, पंडित पोजेस हो जाते हैं, उनके अंदर रखनों प्रवेश करते हैं और वो कहते हैं अभी मैंने माफ कर दिया है, लेकिन ध्यान रखना आगे से ऐसी गलती ना हो। इतने से शब्द बोल के पंडित भी बेहोश। अब इसके बाद पंडित को, राजेश को उठा के गांव में पहुंचाया जाता है, घर में रखा जाता है, सुलाया जाता है, थोड़ी देर रेस्ट करवाई जाती है। थोड़ी देर में पंडित भी होश पे आते हैं, राजेश भी होश में आता है और जिसके बाद ऐसा लग रहा था राजेश बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब जब वो ये सारी चीजें कर रहा था, घर पे पहुंचा था, उसके बाद उसके चेहरे का रंग अलग था, लेकिन इसके बाद चेहरे का रंग अलग था। वो समझदारी वाली बातें कर रहा था, अपनी माँ से माफी मांग रहा था और यही कह रहा था कि आज के बाद ना वो शराब पिएगा और ना ही किसी भगवान का मजाक उड़ाएगा। ऋतुज ने बताया उस समय शायद वो बहुत छोटा था ये चीजें समझने के लिए कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ क्या था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, आधी बातें उसको याद थी, आधी बातें उसको उसकी दादी ने याद दिलाई। तब उसको समझ आया कि गांव में जो लोग मान्यताएं रखते हैं वो हवा में तीर नहीं चलाते, उन्होंने ये चीजें एक्सपीरियंस की होती हैं, उन्होंने ये चीजें देखी होती हैं और इसी के चलते उनका ये भरोसा होता है। तो अगर आप कभी इस तरह के जंगल में जाओ, गांव में जाओ, जहां पे लोगों का कुछ बिलीफ है और आप उन चीजों पे विश्वास नहीं भी करते, तो भी आप उनकी मान्यताओं के लिए उन चीजों की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आप कुछ ना भी करेंगे तो भी बेहतर ही होगा। कहीं आप हड़बड़ाहट में या कुछ इस तरह का ना कर दे जिसकी वजह से राजेश वाली चीजें आपको भी झेलनी पड़े। सो आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं एंड आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता है। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें पता चलता है हमारी फैमिली कितनी दूर दूर तक फैली हुई है। चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन भी आएगी और यूट्यूब भी हमारे चैनल को थोड़ा पुश करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपना इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।